डक्की भाई को गिरफ्तार करने वाले एनसीसीआई के तमाम 7 ऑफिसर्स के ऊपर अरूप जतोई ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया है। अरूप जतोई ने क्यों इन पर इल्जामात लगाए? पहली गिरफ्तारी थी जिसके वारंट बाद में निकले। सादुर रहमान सारी जिंदगी के लिए बाहर नहीं आएगा, ये एक नंबर का जुआरिया है। आज वही शख्स रिश्वत के इल्जाम में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। डक्की का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे करैक्टर जो हैं उनको बेनकाब किया। कितने अरसे से लोगों को हरासा कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, इनको नोटिस भी इशू होते रहे, ये वहाँ पे पेश नहीं हुए। पैसे दिए थे अरूप जतोई ने। वो शख्स सरफराज साहब और इन तमाम 7 ऑफिसर्स के साथ राब्ते में था। राब्ते में था। कितने पैसे जो हैं अरूप जतोई और उसके खानदान से रिश्वत के मद में ली? ये 90 लाख का इनके ऊपर एलिगेशन है, जिसमें 30 लाख रुपए जुडिशल करवाने के लिए, 60 लाख रुपए अरूप जतोई को क्लियर करने के लिए। रजब भट्ट के हवाले से सरफराज साहब बड़े दबंग बयान देते हुए नजर आए कि जहां मर्जी हो इनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक जितनी कार्रवाई नजर आई है वो डक्की के खिलाफ ही नजर आई है, बाकी तो सारी चीजें सेटल होती ही नजर आई है। मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को गिरफ्तार करने वाले एनसीसीआई के तमाम 7 ऑफिसर्स के ऊपर अरूप जतोई ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया है। ये ऑफिसर्स वही हैं जो हमें सोशल मीडिया पर बड़े दबंग नज़र आते थे, जिनमें सबसे पहले सरफराज चौधरी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर थे, और उसके बाद जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद उस्मान, अयाज खान, शुएब रियाज, मुश्तबा जफ़र, यासर रमज़ान और अली रज़ा। ये तमाम एनसीसीआई के वो ऑफिसर्स थे जो सादुर रहमान केस में हमें फ्रंट पर नज़र आए। अरूप जतोई ने क्यों इन पर इल्ज़ामात लगाए? अगर रिश्वत दी थी तो अब मीडिया के सामने क्यों आई? क्यों तमाम सबूत जो हैं वो फराहम किए गए? और ये पहली गिरफ्तारी थी जिसके वारंट बाद में निकले। इतने दिन सरफराज साहब और उनकी टीम को कहाँ पे रखा गया था, और क्या अरूप जतोई के पास तमाम सबूत मौजूद हैं? और अगर तमाम सबूत सच साबित हो जाते हैं तो सरफराज और उसकी टीम को कितने साल की सज़ा होगी? आइए तमाम तफसीलात सादुर रहमान और डक्की के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट फ़याज़ रामा साहब से पूछते हैं, जो पहले दिन से इस केस की पैरवी कर रहे हैं और लम्हा बा लम्हा डक्की और इसकी फैमिली के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, वो शख्स जिसने बड़े दावे किए थे कि सादुर रहमान सारी ज़िंदगी के लिए बाहर नहीं आएगा, ये एक नंबर का जुआरिया है, इसने तमाम पैसा लूट मार से हासिल किया है, और आज वही शख्स रिश्वत के इल्ज़ाम में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये तो लोगों को डक्की का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने ऐसे करैक्टर जो हैं उनको बेनकाब किया, जो पता नहीं कितने अरसे से लोगों को हरासा कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे। पैसे तो कई हफ्तों पहले दिए जा चुके हैं बाकायदा, और अब नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची थी कि बाकायदा इन्हीं ऑफिसर्स के खिलाफ दरख्वास्त देना पड़ी? क्या किसी ने पीछे से पुश तो नहीं किया? क्या कहीं तमाम इल्ज़ामात झूठ के मबनी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो एफआईआर कटी है, ये एफआईआर जो है वो कटी है, इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये कटी है 36/2025 शेखुपुरा सर्कल एफआईए में। इसमें पूरी डिवीज़न आती है। एफआईए जब कोई एफआईआर काटता है तो पहले चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करता है, बाद में पर्चा देता है। पंजाब पुलिस पहले पर्चा देती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। एफआईए का थोड़ा सिस्टम मुख्तलिफ है। वो पहले एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि लाएं आप किस बेस पे कहते हैं रिश्वत दी है। यानी कि अरूप जतोई एफआईए के पास गई थी? डेफिनेटली। ठीक है। उन्होंने इंक्वायरी का नंबर देखा है ना, देखें ये इंक्वायरी नंबर लिखा हुआ है कि जनाब इंक्वायरी नंबर फ़लाँ फ़लाँ, इसके तहत फ़लाँ फ़लाँ लेटर के ज़रिए से इनको नोटिस भी इशू होते रहे हैं। ठीक है। ये जो मोहतरम है, आप तलब हो, हाँ, इस एप्लीकेशन का आकर जवाब दें। ये वहाँ पे पेश नहीं हुए। जब पेश नहीं हुए तो इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज होने के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं कि जिस थर्ड पर्सन के ज़रिए से इन्होंने पैसे लिए, उसका सीसीटीवी फुटेज और उसका सीडीआर वगैरह, इनके साथ राब्ता। जिस शख्स को पैसे दिए थे अरूप जतोई ने या उनकी टीम ने, वो शख्स सरफराज साहब और इन तमाम 7 ऑफिसर्स के साथ राब्ते में था। राब्ते में था। इस्टेब्लिश होने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ, और अब फाइनली ये अरेस्ट हो गए, और अरेस्ट होने के बाद 3 दिन का रिमांड भी मिल गया।
कितने पैसे जो हैं उन्होंने अरूप जतोई और उसके खानदान से रिश्वत के मद में लिए हैं? ये 90 लाख का इनके ऊपर एलिगेशन है, जिसमें 30 लाख रुपए जुडिशल करवाने के लिए लिए गए थे। जो कई हफ्तों की तगोदो के बाद डकी भाई जो हैं वो जुडिशल हुए थे, एफआईए की हिरासत से बाहर निकल के वो हवालात में गए थे, उसके भी पैसे लिए गए हैं। ये अब हमें ये नहीं समझ आई कि ये जिस्मानी रिमांड बढ़ाने के लिए पैसे लिए गए थे या जुडिशल करवाने के लिए लिए गए थे, क्योंकि 22 दिन का तो रिमांड हुआ था और 22 दिन के रिमांड के बाद के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए लिए, देखें अंदाज़ा, और मैक्सिमम 30 दिन तक वो रिमांड ले सकते थे। तो क्या उसमें कोई किसी किस्म का नहीं, 30 लाख रुपए उन्होंने वो लिए, 60 लाख रुपए अरूप जतोई को क्लियर करने के लिए जो है उन्होंने। अरूप जतोई पे भी इल्ज़ामात लग रहे थे कि वो भी इस ऐप के हिस्सेदार हैं, उनको इस केस से बरी जमा करने के लिए 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई। जी इसके भी सबूत है उनके पास? जी जी बिल्कुल है। सुना है कि ऐसे मौक़ों पे ख़वातीन को हरास भी किया जाता है कि आप हमारे साथ रिलेशन में आएँ या आप हमारी बात मानें या ये कुछ करें, क्योंकि ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं, हम उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाते हैं। कहीं अरूप जतोई के साथ बिलो द बेल्ट कोई बात तो नहीं की गई? उसने कहा होगा यार हर चीज़ तो मैंने इनको दे दी है, अभी भी ये इनके अंदर फ़िरौनी लहजा है, कहीं उन्होंने फिर सोचा तो नहीं इनको एक्सपोज किया जाए? देखिए, जब आप किसी शख्स को दीवार के साथ ही लगा दें, अब अरूप का रोल क्या है कि ये अपने हस्बैंड के साथ वीडियो में नज़र आई हैं। ठीक है। अब बीवी अपने शौहर के साथ नज़र नहीं आएगी तो कहाँ नज़र आएगी? ये मुझे बताएं। तो ये उनके अगेंस्ट एलिगेशन है अभी तक, ना उनका अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोई प्रमोशन की है, ना कोई और है। तो ऐसे मामलात हुए कि जिससे उनकी साख को मजरूह किया गया, जिसकी वजह से ये फिर। अच्छा फयाज साहब, जब सादुर रहमान को गिरफ्तार किया गया तो 3-4 व्लॉगर और टिकटॉकर और भी थे जिनके बारे में आ रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इवन के इकरा कंवल, उसके बाद नदीम नानी वाला, इसके बारे में भी सुना गया कि जनाब इसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इवन रजब भट्ट के हवाले से सरफराज साहब बड़े दबंग बयान देते हुए नजर आए कि जहाँ मर्जी हो इनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक जितनी कार्रवाई नज़र आई है वो डकी के ख़िलाफ़ ही नज़र आई है, बाकी तो सारी चीज़ें सेटल होती ही नज़र आई है। इन सारे यूट्यूबर्स के जो अभी वकील हैं, मियाँ अली इशफाक साहब, वही अब इन लोगों के वकील हैं। लेकिन ये पहले मियाँ अली इशफाक साहब नदीम नानी वाले के, इकरा के और उसके अलावा रजब भट्ट के वकील थे, और अब ये ओपोनेंट पार्टी के वकील बन गए हैं जिन्होंने इनके खिलाफ जो है केस दर्ज करवाया था। थे क्या भाई, अभी भी हैं, अभी भी मियाँ अली इशफाक एट अ टाइम, इकरा कंवल, नदीम नानी वाला, रजब भट्ट और 4-5 और लोगों के वकील हैं जिनको इसी साहब ने नोटिस भेजे हैं। मियाँ अली इशफाक साहब, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एक तरफ आप उन मुतासरीन के वकील बने हुए हैं जिन पे इन्हीं सरफराज साहब ने जो है केस करवाया था कि ये लोग जुए की ऐप की तशहीर कर रहे हैं, और दूसरी जानब अब आप सरफराज साहब की वकालत पे भी सामने आ गए हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप सरफराज साहब को सपोर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो अपनी जगह पे राइट हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और अगर आप दूसरी जानिब डकी को, उसके अलावा नदीम नानी वाले को या इकरा को सपोर्ट कर रहे हैं तो इट मीन सरफराज साहब चोर हैं। तो आप ज़रा क्लियर कर दें अपने प्लेटफॉर्म पे कि आप किस पार्टी के साथ हैं। ये तो आप किसी भी जगह पे आप हमें पॉजिटिव खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा फयाज साहब, ये बताएं काइंडली कि अगर तमाम एविडेंस सरफराज साहब और उनकी टीम के खिलाफ निकल आते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो शख्स जिसे अरूप जतोई ने पैसे दिए थे, बाकायदा उसकी वीडियो भी आपके साथ पास मौजूद है, और वो शख्स जो है सरफराज साहब और उनकी टीम के साथ राब्ते में था, तो फिर कितनी सज़ा कानून के मुताबिक बनती है? ये सज़ा इनकी तकरीबन, इसके ऊपर जो सेक्शन लगा है वो प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1947 का है। उसका सेक्शन 5 का क्लास 2 लगा है, साथ में पीपीसी की दफ़ा 161 और इसके अलावा 109, ये सेक्शन इनके ऊपर लगे हैं सबके। इसके मुताबिक तकरीबन इनकी 7 साल से ज़्यादा सज़ा बनती है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस केस में ज़ुबानी शहादत भी मौजूद है और डॉक्यूमेंट्री भी। और मैं समझा नहीं सर। मतलब 2 तरह का एविडेंस होता है, एक जो किसी कागज़ की सूरत में, जैसा कोई चेक हो गया, कोई वीडियो एविडेंस हो गया। ज़ुबानी शहादत वो होती है कि किसी बंदे ने फिज़िकली किसी चीज़ को देखा हो और वो जाके ओरल स्टेटमेंट दे। ये बात 90 लाख रुपए की है कि कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं?
जो छुपाया जा रहा होंगे। देखिए 90 लाख रुपया सादुर रहमान की फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जहाँ पे उन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपया वैसे ही एनसीसीआई के हवाले कर दिया है, वहाँ पे 1 करोड़ रुपया कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। क्या बात इससे बढ़ के कहीं आगे तो नहीं छुपाई जा रही है अभी तक? नहीं देखिए, सादुर रहमान की फैमिली के लिए तो 90 लाख रुपए कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन इन डकैतों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। चोर की कीमत भी चोर के कद के हिसाब से ही होती है ना। ये कोई छोटा मोटा ही चोर था ना, ये जो डकैत है इसके लिए 90 लाख रुपए भी बड़े थे। तो ये इनके हिसाब से ये बड़ी अमाउंट थी। सर कहा ये भी जा रहा है और ये सोशल मीडिया पे भी हमें सुनने को मिल रहा है कि अरूप जतोई को किसी बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने जो है उसकी पुष्टपनाही हासिल है, कि बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर की जो है पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से एनसीसीआई के इतने बड़े और आला दर्जे पर फाइज ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या इसमें कोई सदाकत है कि एफआईए ने अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ उस खातून की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करवाई जो कि इनकी मेन कल्प्रिट थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, कोई आला या छोटा अपने किरदार की वजह से होता है। बड़े बड़े इदारों में बैठा हुआ ये बहुत ही छोटा शख्स निकला जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है। अगर इसका किरदार साफ़ होता, कोई शवाहद ना होते, पर्चा दर्ज हो सकता था। आपके ऊपर क्यों नहीं होता? मेरे ऊपर क्यों नहीं? पर तो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं इनके खिलाफ गया नहीं। सरफराज साहब तो बाकायदा इनके खिलाफ गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इनको एक्सपोज किया, इनको मतलब कि इनकी तजलील की हर उस लिहाज से, किसी लिहाज से एक ऑफिसर को करनी चाहिए थी। क्या शायद बदला लेने के लिए सब कुछ ना किया जा रहा हो? क्या किसी ऑफिसर को ये अपन जो है कहना जायज़ होता है कि डकी बेशर्म है, और ये कहना जायज़ होता है कि कंट्री हेड है? फिर जितने आज तक एलिगेशन लगाए हैं सरफराज चौधरी साहब ने, वो उन्होंने प्रूव क्यों नहीं किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान? क्या कोई एक सबूत ला सकते हैं कंट्री हेड का? वो तो कहते थे वतन अजीज़ को जुए से पाक करना, कर दिया फिर उन्होंने पाक जुए से वतन अजीज़ को। उन्होंने तो अपना ही मामला सीधा कर लिया सारा, अपना ख़जाना बरो मुँह। सर अगर आपके मुताबिक देखें, आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं पहले दिन से, अगर आप सबूत अदालत में ना जमा करवा सके, क्योंकि उनकी पेशी भी है नेक्स्ट 3-4 दिन, और फिर आप क्या समझते हैं कि आप लोग कितने कसूरवार होंगे और अब उनका कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है? 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है इसमें। मेरी जो बात है उसके मुताबिक देखें, किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगता। भट्ट साहब आप भी समझदार हैं, कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ तो मामलात है ना जिसकी वजह से ये एफआईआर कटी है। आखिर उन्हीं के इदारे ने एफआईआर काटी है, ठीक है। उन्होंने जेल में क्या सलूक किया जा रहा था उनके साथ? लास्ट टाइम जब डक्की साहब गिरफ्तार थे तब मैंने आपसे पूछा था, तो आपने मुझे बताया था जनाब उनको एक छोटी सी बैठक में रखा गया है, खाना पीना इवन के पहाना भी उसी जगह पे करते हैं वो। तो क्या सरफराज चौधरी साहब जो हैं इनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा होगा जो सादुर रहमान के साथ किया जा रहा था? मज़े कर रहा है वो, एंजॉय कर रहा है वो। आपने देखा नहीं वो किस तरह से अदालत में आया? वो तो ऐसे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके अपने ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ एफआईआर करवाई, वो जिन दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो क्या आपकी बात समझ नहीं आ रही कि एक जानिब वो एक शख्स आपके गिरबान को हाथ डाल रहा है, दूसरी जानिब वो आपको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं? भाई कानून भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। एफआईआर तो उन्होंने, जब फैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जब एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जब खातून बयान दे रही है, एफआईआर दर्ज करके कौन सा कोई एहसान कर दिया है? एफआईआर तो दर्ज होनी थी। अगर ये ना करती, अदालत से आर्डर मिल जाना था। एफआईआर तो दर्ज होनी थी। ये कोई आसान नहीं किया उन्होंने मुकदमा दर्ज करके। बात ये है, जब वो मोहतरम आए हैं, कोई 40-50 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, लैंड क्रूज़र पे उनको लेकर आए हैं, मास्क उन्होंने लगाया हुआ है, हथकड़ी उन्हें नहीं लगी हुई। तो ये 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तो बाकायदा हमने सुना कि आपसे उगलवाया जाता है कि आपने क्या क्राइम किया, कैसे किया। आप क्या कहीं हथकड़ी लगी देखी है आपने? तो इस हिसाब से तो वो बड़ी उलझमा हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पास सबूत भी मौजूद हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छे भले कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, पूरे ठाट बाट से वो आए हैं, आपको कहाँ से लगा? जब डक्की पेशी पे आता है ऐसे आता है? तो ये दोहरा सलूक क्यों किया जा रहा है? ये तो अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको देख रहा है, अदालत में जब कोई मुलज़म गिरफ़्तार होता है तो हथकड़ी में पेश किया जाता है। इसको क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई? जी नाज़रीन, एक कहानी आपके सामने रखी है। एक कहानी के 2 रुख होते हैं और आज देख भी लिए। बहरहाल
हम ये चाहेंगे कि अगर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनको साबित भी करें। अगर ये साबित नहीं कर पाते कमरा अदालत में तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उन इदारों के ऊपर जिन्होंने इतने आला दर्जे पर फाइज़ ऑफिसर्स को गिरफ़्तार किया और पूरे दुनिया में उनकी जग हसाई हो रही है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।